बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 38 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 38 का नाम है एथिक्स रिगार्डिंग स्कोलरली पब्लिकेशन। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअल में ना। रिसर्चर्स को या जो भी रिसर्च होती है उसका जब डाटा पब्लिश होता है तो कुछ एथिक्स का भी ख्याल रखना लाजमी होता है। अगर इन एथिक्स की वायलेशंस हो तो फिर क्या होता है कि बहुत बड़ा जो है वो क्राइसिस से सामने करना क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है रिसर्चर्स को, या उस रिसर्च से जो भी ग्रुप को हाईलाइट किया गया उसको भी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, या फिर एक माल प्रैक्टिस भी सामने आ सकती है। ओके, तो लेसन नंबर 38 में ना ओवरऑल आपको यही कुछ बताया गया। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूवर से या साइकोलॉजी के स्टूडेंट से या जो भी ये वीडियो वॉच कर रहा है, तो अगर आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के स्टार्ट में आपको बताया गया है फर्स्ट वाले इस वाले पैराग्राफ में ओवरऑल के होनेस्टी और कंपिटेंस, नॉलेज और स्कॉलरली पब्लिकेशंस को ना आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अफसोस की बात है कि हर साइंटिस्ट एस्टेब्लिश्ड रूल्स और वैल्यूज़ को ना फॉलो नहीं करता। वायलेशंस छोटी से लेकर बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हर केसेस में ना साइंटिफिक रिकॉर्ड डैमेज हो जाते हैं। मेन इश्यूज जो पब्लिकेशन से रिलेटेड होते हैं इनमें शामिल है नंबर 1 पे रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के राइट्स, मतलब ये कि जो लोग रिसर्च में शामिल होते हैं इनके हकूक़। और नंबर 2 पे प्लेजरिज्म्स और साइंटिफिक मिसकंडक्ट, मतलब ये कि खुद के काम को दूसरों का समझना या झूठ बोलना। और नंबर 3 पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये कि जब साइंटिस्ट अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए रिसर्च करता हो। और लास्ट में नंबर 4 पे फ्लॉज इन क्लेम्ड एक्सपर्टाइज, मतलब ये कि अपनी एक्सपर्टाइज के फ्लॉज को ना मानना। एक मिसाल भी दी गई है टाइप 1 और टाइप 2 एरर की। एग्जाम पढ़ी हुई इंपॉर्टेंट है। तो अगर रिसर्चर्स को पता हो कि इनकी ना फाइंडिंग्स में टाइप 1 या टाइप 2 एरर है, लेकिन वो ना अपनी रिसर्च पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर चुके हैं, तो क्या होगा कि एरर नोरस वर्क को पब्लिकेशंस करने में ना देर नहीं करते। और ये सिर्फ डिसऑनेस्ट और इनकम्पिटेंट लोगों की वजह से नहीं होता, बल्कि ना कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी साइंटिस्ट को बैड इन्फ्लुएंसेस करती हैं। मज़ीद आपको जो है वो इस वाले पैराग्राफ में कोविड-19 की एग्जांपल भी दी गई है। तो एग्जाम पढ़नी भी इसी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि ओवरऑल इसमें ना कुछ मज़ीद सिग्निफिकेंस आपको बताए गए हैं कि किस तरह से एक रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जाती है और एट दी लास्ट क्या होता है। आजकल ना पॉलिटिकल गेन के लिए ना साइंटिफिक फाइंडिंग्स को ना सप्रेस, मतलब दबाना, और मिजरी रिप्रेजेंट्स, मतलब कि गलत जाहिर करना, या डिस्काउंट, मतलब कि कम दिखाना जो है वो ज़्यादा हो गया है। कोविड के दौरान जो पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो बस 1.5 महीने बाद पब्लिश हो गया था, जबकि रिसर्च कंप्लीट करने और पब्लिश करने के लिए ना बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होता। अभी देखें कि कोविड-19 जब आया था तो उसके ठीक 1.5 महीने के बाद एक रिसर्च पब्लिश हो गई थी। अब जबकि एक रिसर्च को कमोपेश 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन कमोपेश एक नॉर्मल जो रिसर्च होती है ना उसको 2 से 3 महीने लगते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें भी स्पेसिफिकेशंस होती है कि वो रिसर्च का क्राइटेरिया क्या है, ओवरऑल सैम्पल सिलेक्शंस कितनी है, एक्सेट्रा, इसमें ना ये चीज़ें होती हैं। तो दूसरी एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग का मतलब दुनिया की गर्मी का बढ़ना है, और इन्वायरमेंटल डिटेरियोरेशंस, मतलब के माहौल का बिगड़ने का एविडेंस को भी इग्नोर करना शामिल है। और मज़ीद आपको इस वाले पैराग्राफ में कुछ बताया गया है HIV को लेकर। तो ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स को ना गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब हुकूमती इदारे फंड करते हैं, जिससे उन लोगों को जो पॉलिटिकल एजेंडास रखते हैं ना
लेकिन साइंटिफिक एक्सपर्टाइज से इल्म और साइंटिफिक एक्सपर्टाइज से मराद के इल्म और रिसर्च की महारत नहीं रखते। वो पीयर रिव्यू प्रोसेस रिसर्च के रिव्यू का अमल में दाखिला या दाखिल हो जाते हैं या दाखिल कर सकते हैं। तो क्या यहाँ दाखिला डाल सकते हैं। तो क्या होता है कि अब आपको एक एग्जांपल दी गई है। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट को ना HIV प्रेवलेंस रेट के बारे में ना मालूमात चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हायर केसेस रिपोर्ट करने से फंडिंग लेंगे। रिसर्च को ना एथिकल गाइडलाइंस के ज़रिए और सही स्टैटिस्टिक्स के साथ रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। लास्ट में आपको बताया गया कि आखिरकार जो वेल रिसर्च्ड और पीयर रिव्यूड फैक्ट्स रियलिटी के अगेंस्ट हो, जैसे कि हमने अपने लिए चूज़ किया हो, तो इन्हें ना सप्रेस मतलब कि दबाया या अटैक मतलब कि हमला किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक जर्नल में APA मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पर जो मेटा एनालिसिस पब्लिश की थी, उस पर बहुत बड़ा पॉलिटिकल फायर स्टॉर्म मतलब कि पॉलिटिकल झगड़ा हो गया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको यही बताती हैं। ओवरऑल मैं आपको शॉर्ट वर्डिंग में बता देता हूँ कि जब भी पब्लिकेशंस होती है किसी रिसर्च को लेकर, तो इनमें ना वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि डाटा क्या यूनिक है या डाटा किस टाइप का है, डाटा किस टाइप पर होने पर क्या क्या हो सकता है, उन चीज़ों को भी वाज़ेह रखना चाहिए। ये ना हो कि फिर उस रिसर्च को पब्लिश कर दो, या फिर कोई एक अदारा है जो आपसे रिसर्च करवा रहा है लेकिन उसमें क्या उस अदारे का फ़ायदा है या नहीं है। ओवरऑल आपको ना यही कुछ बस इसमें बताया गया था डिफरेंट एंगल से। ओके, पब्लिकेशंस आउटलेट्स फॉर स्कॉलरली वर्क की तरफ आते हैं, तो नॉलेज को शेयर और एडवांस्ड किया जाता है। स्कॉलरली बुक्स, जर्नल्स और अब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रॉनिकली के ज़रिए भी। स्कॉलरली पब्लिकेशंस आउटलेट्स का प्राइमरी पर्पस ये होता है कि यूज़फुल डिस्कवरीज को जल्दी से जल्दी शेयर किया जाए, और ये प्रोसेस कुछ महीने के अंदर हो जाता है जब स्टडी कंप्लीट होती है। ओके, लेकिन जो साइंटिफिक राइटिंग और स्टडी पब्लिकेशंस का प्रोसेस है वो सिर्फ कोलैबोरेटिव नहीं होता, बल्कि ना ये भी बहुत कन्फ्लिक्टिंग और डिस्प्यूट का शिकार हो सकता है। एक मिसाल भी आप स्टूडेंट्स को दी गई है कि स्कॉलरली पब्लिकेशन से डायरेक्टली पैसे नहीं मिलते, और ऑनलाइन ओपन एक्सेस जर्नल्स एक्चुअली ना ऑथर से फीस भी लेते हैं। फिर भी ना रिसर्चर्स के लिए ना कुछ और वजह होती है पब्लिकेशंस करने की। ओके, अब कौन कौन सी वजह होती है। नंबर 1 पे जो है वो प्रोफेशंस में प्रोग्रेस, मतलब ये कि अपने काम में आगे बढ़ना एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और नंबर 2 पे है पब्लिकेशंस के क्रेडिट की ज़रूरत होती है ग्रेजुएट स्कूल्स में जाने के लिए। अट्रैक्टिव पोस्ट डॉक्टरल अपॉइंटमेंट, मतलब अच्छा जॉब मिलने के लिए, प्रमोशंस या ग्रांट फंडिंग लेने के लिए। और थर्ड पॉइंट जो है वो बताता है कि पब्लिकेशन से रिसर्च का स्टेटस अपने पीयर्स में भी बढ़ता है, और इनको ना वाइडर फेम मतलब पूरी दुनिया में मशहूर होना भी मिलता है। रिसर्च, अगर आपकी रिसर्च जब वो फेमस हो जाती है तो क्या होता है कि आप एक किस्म के जो है वो नामी ग्रामी बन जाते हैं, आपका गुडविल बन जाता है, आप पॉपुलर होना शुरू हो जाते हो उस रिसर्च की बेस पर। आगे है कंपटीशंस टू गेट पब्लिश्ड कैन इंटरजेक्ट अनहेल्थी फीचर्स इनटू द साइंटिफिक एंटरप्राइज। इसमें आपको ना इन द स्टार्टेड कंपटीशन इन पब्लिकेशंस को लेकर बताया गया। तो अब पब्लिकेशंस में कंपटीशंस से साइंटिफिक एंटरप्राइज में अनहेल्थी फीचर्स आ सकते हैं। अच्छा, क्वांटिटेटिव पर फोकस भी होता है, मतलब ये कि क्वांटिटी पर फोकस रेदर देन क्वालिटी कुछ ना रिसर्चर्स को जल्दी से काम कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करती है, ना कि किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए। और नंबर 2 पे के इन्फ्लेशंस ऑफ इम्पोर्टेंस होती है, मतलब ये कि इन्फ्लेशंस ऑफ इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस को ना डिस्कस ना करना भी एक मेजर क्रिटिसिज्म है। और नंबर 3 पे प्रेडेटरी जर्नल्स,
मतलब ये कि प्रेडेटरी जर्नल से मुराद ये होता है कि जो सिर्फ पैसे बनाने के लिए होते हैं, कि ना बढ़ती हुई तादाद भी ना एक कंसर्न है। अच्छा, क्वांटिटी पर फोकस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पब्लिश करना शामिल होता है। इन्फ्लेशन ऑफ इम्पोर्टेंस में ये होता है कि अपने काम को ज़्यादा अहमियत देना होता है, और प्रीडेटरी जर्नल्स में ये होता है कि सिर्फ पैसा बनाने के लिए होता है रिसर्च में, मतलब कि रिसर्च जो है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिसाल भी आपको मैं दे देता हूँ, मतलब कि आपको मिसाल मैं कुछ इस तरह से दे सकता हूँ। ये जो फोर्थ नंबर पे पॉइंट है, ये आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में मिसाल से रिलेटेड ही है, आपको मिसाल दी गई है इसमें। तो अगर आप पब्लिशर के कंटेंट को स्केप्टिकली देखते हैं, इनकी ना वेबसाइट और प्रैक्टिसेस को चेक करते हैं, और इनके ऑथर से इनके एक्सपीरियंस से पूछते हैं, तो ये ना आपको प्रेडेटरी जर्नल से बचाने में मदद भी कर सकते हैं, या दे सकते हैं। ओवरऑल ये सब कुछ आप स्टूडेंट्स को जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये यही बताते हैं कि साइंटिफिक और स्कॉलरली पब्लिकेशंस में ना एथिकल इश्यूज बहुत ज़रूरी होते हैं। रिसर्चर्स को ना अपनी फाइंडिंग्स को सही तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए, और पॉलिटिकल प्रेशर से बचना चाहिए। इसके अलावा पब्लिकेशंस आउटलेट्स में कंपटीशंस भी हो सकती है, लेकिन क्वालिटेटिव और एथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए काम करना ज़रूरी है। ओके, टॉपिक 155 पब्लिशिंग केस स्टडीज़ एंड नरेटिव्स के नाम से है। तो इन द स्टडीज़ में फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि बहुत से ना मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ना ये पसंद आता है कि वो केस स्टडीज़, इंटरव्यूज़, फील्ड स्टडीज़, जर्नल्स और दूसरे लाइफ एक्सपीरियंसेस के सोर्सेज से सीखे। कुछ ना वर्क सिम्टम्स को ना एक्सप्लोर करते हैं, सक्सेसफुल आउटकम्स पर बेस्ड ट्रीटमेंट्स सुजेस्ट करते हैं, और या फिर थ्योरीज को ना इलिस्ट्रेट और एनलिवन करते हैं। जो मटेरियल क्लाइंट्स या दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शंस पर बेस्ड होते हैं, वो इनहेरेंटली अनएथिकल नहीं होता। सेकंड वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि लेकिन इसमें ना इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी इनोवेशन जैसे कि इश्यूज होते हैं, जो केयरफुली ना टैकल करने चाहिए। अगर आप स्टोरीज को आइडेंटिफाई करने वाले इंफॉर्मेशन को हटा के लिखते हैं, तो ये एक सेटिस्फिकेशंस या सेटिस्फिकेटरी सॉल्यूशंस हो सकता है। लेकिन जब थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स के बारे में ना डिटेल्ड आर्टिकल्स लिखते हैं, तो इन्हें ना ये याद रखना चाहिए कि अगर वो एक ही इंसान या एक फैमिली के बारे में लिख रहे हैं, तो इनकी ना इंफॉर्मेशंस का रिस्क स्टिल प्रेजेंट रहता है। ओके, मज़ीद आपको बताया गया है थर्ड वाले पैराग्राफ में कि अक्सर ऐसे केसेस में कोई भी इंसान सिर्फ क्लाइंट के अलावा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। वो ना किसी क्लाइंट का जिक्र कर रहे हैं, मतलब कि जिक्र कर रहे हैं इस हवाले से। फिर भी ना अगर आप क्लाइंट की स्पेसिफिक ऑथोराइजेशंस लेते हैं उस एक्चुअल कंटेंट पर, तो ये ना ज़्यादा सेफ कोर्स ऑफ एक्शंस होगा। और अगर आप बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस भी देते हैं, जैसे कि थेरेपी नोट्स थेरेपी नोट्स का वर्बैटिम ट्रांसक्रिप्शंस, तो कोर्ट्स ये मान सकती है कि आपने क्लाइंट की प्राइवेसी को ना वायलेट किया है, इवन इफ़ द कंटेक्स्ट इज डिस्कस्ड के तौर पर भी। मज़ीद आपको अब हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को लेकर आप स्टूडेंट्स को इस 3 लाइनों में आपको कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है। इसमें ओवरऑल बताया गया है इन द स्टार्टेड के जब रिसर्च एनवायरनमेंट और कोलैबोरेशंस का डायनेमिक चेंज होता है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कमिटमेंट्स अराइज हो सकती है। इसलिए रिसर्च और पब्लिकेशंस में ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। और मज़ीद बताया गया है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब अराइज होता है जब ऑथर, रिसर्चर्स, एडिटर्स या पीयर रिव्यूज़ का ऐसा कोई रिलेशनशिप हो, या मतलब कि पर्सनल या फाइनेंशियल, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकी ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, और ये इनके ना एक्शंस को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजूहात भी कुछ होती हैं। इनमें नंबर 1 पे फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। मतलब ये कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, कंसल्टेंसी, स्टॉक ऑप्शंस, ग्रांट्स, पेटेंट्स और पेड एक्सपर्ट टेस्टिमनी शामिल होती है। और आगे है पर्सनल रिलेशनशिप।
इसमें ये होता है कि जैसे कि राइवलरीज या बाइसेस जो पर्सनल रिलेशंस से आ सकते हैं। और नंबर 2 पे इंटेलेक्चुअल बिलीव्स, मतलब जैसे कि ऐसे मॉरल कन्विक्शंस या पर्सनल बिलीव्स जो इनकी ना साइंटिफिक ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और नंबर 4 पे एकेडमिक कंपटीशंस, इसमें ये होता है कि ऐसे बाइस्ड जजमेंट जो अपने पीयर्स के साथ ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपटीशंस की वजह से हो सकता है। ओके, आगे बताया गया है कि ये सिचुएशंस है कभी कभी ना अनअवॉइडेबल होती है, और अगर आप ऐसी सिचुएशंस में हैं तो ये ना अनएथिकल नहीं है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए ना सब स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ऑथर्स, एडिटर्स और रिव्यूवर्स को ना कुछ स्टेप लेने चाहिए हैं। ओके, मज़ीद आपको बताया गया है कुछ पॉइंट्स किस टाइप के स्टेप लेने चाहिए। नंबर 1 पे कि सब इंटरेस्ट को ना डिस्क्लोज करना, ताकि ना स्टेक होल्डर्स को ना पता हो और वो ज़रूरी स्टेप ले सके। और नंबर 2 पे कि रिसर्च और रिसर्च रिजल्ट को मॉनिटर करना, ताकि ना ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके। और नंबर 3 पे कि अगर किसी इंसान का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो इसे ना उसी इम्पोर्टेंट प्रोसेस जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशंस या रिव्यू से हटा देना चाहिए। ओके, आगे है मैनेजिंग रिसर्च डाटा। अब जो रिसर्च कर लिया उसको किस तरह से मैनेज करेंगे उस डाटे को, तो इसमें आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि रिसर्च डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आउटपुट्स होता है, और ये डाटा हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में मदद करते हैं, और यहाँ फिर नई हाइपोथेसिस फ्रेम करने में इसलिए ना डाटा मैनेजमेंट रिसर्च प्रोसेस के दौरान और रिसर्च कंप्लीट होने के बाद भी ना बहुत ज़रूरी होता है। डाटा मैनेजमेंट के ना कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहले आता है डाटा ओनरशिप, ये एस्पेक्ट है नंबर 1 पे। तो डाटा ओनरशिप का मतलब होता है कि आपके पास रिसर्च डाटा के लीगल राइट्स हैं, चाहे रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है या ख़त्म हो चुका है। इसमें ना इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स में फाउंडर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स और डाटा सोर्सेज भी शामिल होते हैं। अच्छा, ये डाटा ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जितने भी मैनेजिंग रिसर्च डाटा है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आप अच्छे से मेमोराइज कर लें, 2-3 मरतबा पढ़ लेना, तो ये जितने भी इसके मैनेजिंग रिसर्च डाटा के पॉइंट्स हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो है ना लाजमी पूछा जाता है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि आपको इसको मैं फुली तौर पर ना अच्छे से समझा सकूं, तो लिहाजा आप भी इसको फुली तौर पर प्रिपेयर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। आगे है डाटा कलेक्शंस की तरफ मैं आ जाता हूँ। डाटा ओनरशिप के बारे में बता दिया, तो मैं अब डाटा कलेक्शंस की तरफ आता हूँ। तो डाटा कलेक्शन का मतलब होता है कि आपको ना डाटा को कंसिस्टेंटली और क्वालिटी कंट्रोल के साथ ना कलेक्ट करना होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसमें ना होते हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड अथॉराइजेशंस लेना, अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करना और डिटेल्स पर ध्यान देना। और डाटा स्टोरेज भी शामिल है। डाटा स्टोरेज में ये होता है कि डाटा स्टोरेज का मतलब ये होता है कि आपको ना अपने डाटा को डैमेज, थेफ्ट या लॉस से प्रोटेक्ट करना होता है। इसमें डाटा स्टोरेज इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि ना फाइंडिंग्स को दोबारा चेक किया जा सके, रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रियोरिटाइज किया जा सके और दूसरे लोगों के लिए एनालाइज किया जा सके। आगे है डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग की बात की जाए तो डाटा शेयरिंग का मतलब होता है कि आपको ना डिसाइड करना होता है कि आप किस डाटा को किसके साथ शेयर करेंगे, मतलब जनरल पब्लिक या दूसरे रिसर्चर्स के साथ। डाटा विद होल्डिंग भी ना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। रिसर्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो ना अपनी रिसर्च डाटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करे। जो ग्रुप मेंबर्स डाटा हैंडल कर रहे होते हैं, इन्हें ना प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना पड़ता है जब वो डाटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, चाहे वो हार्ड कॉपी हो या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह। अगर रिसर्च डाटा का मैनेजमेंट ठीक से ना किया जाए तो ना एथिकल इश्यूज अराइज हो सकते हैं, और ये इश्यूज ज़्यादातर ना उन स्टडीज़ में प्रोमिनेंट होते हैं जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होते हैं। एजिंग ऑथरशिप, इसमें ना आपको बताया गया है इन द स्टार्टेड फर्स्ट पैराग्राफ में कि रिसर्च में ना ऑथरशिप एलोकेट करना ये इंश्योर करता है कि रिसर्चर्स को ना इनकी कंट्रीब्यूशंस के लिए ना अप्रोप्रिएट क्रेडिट मिले।
लेकिन ऑथरशिप को ना असाइन करना हमेशा इतना सिंपल नहीं होता है, क्योंकि ना इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है पब्लिश्ड वर्क के लिए। कभी कभी ऑथरशिप इश्यूज कन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट करते हैं और मिसकंडक्ट का सबब भी बन सकते हैं। मज़ीद आपको बताया गया है इस वाले पैराग्राफ्स में, जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ये असाइनिंग ऑथरशिप भी इम्पोर्टेंट है, ओके। अच्छा, इसमें ना रिसर्च को लेकर क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, तो ये सारा कुछ आपको रिसर्च को लेकर बताया गया है कि किस तरह से जो है वो रिसर्च का डाटा किस तरह से उसको मेंटेन करना है। सारा कुछ जो है ना उसमें एथिक्स रिगार्डिंग पब्लिकेशन स्कॉलरली में ये बताया गया है लेसन नंबर 38 में। इसमें एक मैं बात बता दूं कि अभी तो आपको ये लेसन समझ में ना आए, लेकिन जब आप PSY 499 ए और बी कोर्स रखेंगे ना, तब आपको आइडिया होगा कि वाकई जितना कोर्स लेंथी है PSY 499 ए और बी, या जिनके आमतौर पर स्टूडेंट्स के पॉइंट से क्लियर होते हैं ना, वो तो इजीली कर लेते हैं रिसर्च, ठीक है। लेकिन रिसर्च के दौरान ही आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा इस रिसर्च को हमने सेव रखना है, सिक्योर करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ओके। तो ओवरऑल ये सब कुछ जो है ना रिसर्च पब्लिकेशंस में ये सब कुछ देखा जाता है। अच्छा, मैं इस वाले पॉइंट्स की बात कर रहा था, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ना आपको बताया गया कि अब ज़्यादातर ना जर्नल्स रिसर्चर से कंट्रीब्यूटरशिप स्टेटमेंट मैनेज या मांगते हैं, मैनेज करने के लिए मांगते हैं, जिसमें ना हर रिसर्चर्स का रोल स्पेसिफिक किया जाता है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, मतलब ICMJE, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एब्रीवेशन, ओके। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स के मुताबिक एक ऑथर को ना ये 4 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने चाहिए। अब ये 4 तरह के जो क्राइटेरिया हैं ऑथर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। नंबर 1 पे के वर्क के कंसेप्शंस या डिज़ाइन में सब्सटेंशियल से कंट्रीब्यूशंस करना, या फिर डाटा के एक्यूजेशंस एनालिसिस या इंटरप्रिटेशंस में मदद करना। नंबर 2 पे वर्क को ड्राफ्ट करना या फिर इसे ना क्रिटिकली रिवाइज करना इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल कंटेंट के लिए। और नंबर 3 पे फाइनल वर्जन्स को पब्लिश होने के लिए अप्रूव करना। और नंबर 4 पे वर्क के तमाम एस्पेक्ट्स के लिए अकाउंटेबल होना, और ये इंश्योर करना कि जो क्वेश्चंस वर्क के एक्यूरेसी या इंटीग्रिटी के हवाले से हैं, इन्हें प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट और रिजोल्व किया जाए। एक एग्जांपल भी दी गई है, आप स्टूडेंट्स को मैं एग्जांपल कुछ इस तरह से दे सकता हूँ समझाने के लिए कि एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जैसे अगर एक रिसर्चर्स एक स्टडी की डिज़ाइन में बहुत मदद कर रहा है और इसकी ना एनालिसिस के लिए डाटा यूज़ कर रहा है, तो उसे ना ऑथरशिप दी जाती है। अगर कोई सिर्फ स्टडी के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कर रहा है, जैसे कि रिसर्च को सुपरविजन्स या सुपरवाइज करना, तो इसे ना कंट्रीब्यूटरशिप स्टेटमेंट में मेंशन किया जाता है, लेकिन वो ऑथर नहीं होता, ओके। आगे मतलब आसान वर्डिंग में अगर मैं समझाऊं कि मोर एवर द ऑथर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई विच को ऑथर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच पार्ट ऑफ द वर्क। मतलब ये कि ICMJE के मुताबिक, जैसे कि हमने पढ़ा था, कि अगर एक लार्ज मल्टी ऑथर स्टडी हो, तो ऑथरशिप डिसाइड करना मैन्यूस्क्रिप्ट को ना जर्नल में सबमिट करने से पहले होता है। हर ऑथर को ना ये 4 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना ज़रूरी होते हैं, और इन्हें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर फॉर्म्स सबमिट करना पड़ता है जर्नल एडिटर्स को, ओके। इश्यूज इन असाइनिंग ऑथरशिप। अच्छा, इसमें इन द स्टडी आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि कभी कभी लार्ज मल्टी ऑथरशिप ग्रुप्स अपने ग्रुप्स नेम से ना ऑथरशिप असाइन करते हैं। इस केस में ना ग्रुप्स नेम्स को यूज़ करना होता है जब जर्नल को सबमिशंस की जाती है, और ये मेंशन से करना होता है कि कौन से लोग इस ग्रुप में ऑथर्स हैं। कंट्रीब्यूटर्स जो फंडिंग अक्वायर करते हैं, रिसर्च ग्रुप को ना सुपरवाइज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल राइटिंग में मदद करते हैं, एडिटिंग प्रूफ रीडिंग करते हैं,
ठीक है। जो एडिटर होते हैं वो एडिटिंग भी करते हैं और प्रूफ रीडिंग भी करते हैं वगैरह शामिल होता है। ओके, आगे है इंपॉर्टेंट इश्यूज इन ऑथरशिप, मतलब कि अब किस टाइप के जो है ना वो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं ऑथरशिप में। तो नंबर 1 पे है गेस्ट ऑथरशिप। गेस्ट ऑथरशिप में वो ऑथर्स रिसर्च या राइटिंग में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन इसके ना क्रेडेंशियल्स की वजह से ना पब्लिश्ड वर्क की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। गिफ्ट ऑथरशिप, अच्छा ये जो पॉइंट है इश्यूज इन असाइनिंग ऑथरशिप, ऑथरशिप भी इम्पोर्टेंट है और इश्यूज इन असाइनिंग ऑथरशिप भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ये इसमें अब हम जैसे कि गिफ्ट ऑथरशिप के बारे में पढ़े थे, तो गिफ्ट ऑथरशिप में ये होता है कि गिफ्ट ऑथरशिप में वो ऑथर रिसर्च या मैन्यूस्क्रिप्ट से एसोसिएटेड होती है ये गिफ्ट ऑथरशिप। अच्छा, ये एग्ज़ाम में आपसे किस तरह पूछा जाएगा, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते कौन से ऑथरशिप या कौन से ऑथर, तो गेस्ट ऑथरशिप है। और मैन्यूस्क्रिप्ट से एसोसिएटेड होते हैं कौन से ऑथर, तो गिफ्ट ऑथरशिप होते हैं। ठीक है, पहले ऊपर गेस्ट ऑथरशिप जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते और जो मैन्यूस्क्रिप्ट एसोसिएटेड होते हैं वो गिफ्ट ऑथरशिप होते हैं। इस तरह से ना आपको इनका डिफरेंस भी पता होना चाहिए, एग्जाम पढ़ी से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेकिन क्या है, गिफ्ट ऑथरशिप क्या करते हैं कि वो ना ICMJE के 4 क्राइटेरिया में से किसी भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते गिफ्ट ऑथरशिप। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट से कि कौन से ऑथर 4 क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया किस 4 ICMJE के 4 क्राइटेरिया में से किसी भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते, कौन से ऑथरशिप होते हैं, तो गिफ्ट ऑथरशिप होते हैं। घूस्ट ऑथरशिप, घूस्ट ऑथरशिप में ना वो ऑथर्स हैं जो ICMJE गाइडलाइंस के मुताबिक ऑथर होने चाहिए थे या ऑथर होने चाहिए। इससे ना ऑथर्स लिस्ट में ना शामिल नहीं किया जाता आमतौर पर। ओके, एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स को मैं अच्छे से इस तरह से पेश कर सकता हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर एक रिसर्च पेपर में एक सीनियर साइंटिस्ट का नाम इंक्लूड किया जाए जो पेपर का एक्चुअल कंटेंट या रिसर्च में पार्टिसिपेंट नहीं करता, लेकिन इसकी ना क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए नाम दिया गया है, तो ये ना गेस्ट ऑथरशिप हो सकती है। अगर एक को ऑथर को रिसर्च में कंट्रीब्यूट कम हो लेकिन वो इसको गिफ्ट ऑथरशिप के तौर पर लिस्ट कर दिया गया हो तो वो ना अनएथिकल हो सकता है। आगे आपको ना मैं कुछ मज़ीद आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि कभी कभी ना ऑथरशिप के नेम्स की ना ऑर्डर में भी चेंजेस होती है। जैसे कि एक ऑथर जो पहले 3rd पोजीशन पर था वो 5th पोजीशन पर अपीयर करता है, और ये भी ना डिस्प्यूट का सबब बन सकता है जब किसी ऑथर को ओमिट कर दिया जाता है जो स्टडी में शामिल था। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं ना और ऑथरशिप असाइन कर रहे हैं तो इन तमाम पॉइंट्स का ना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ना कोई भी एथिकल इश्यूज ना हो और हर रिसर्च को ना इनकी राइटफुल कंट्रीब्यूशंस के लिए क्रेडिट मिल सके। ओके, तो ये था आपके लेसन नंबर 38 कैसा लगा। और ये आपको अभी तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट रखेंगे ना तो आप पहले क्या होता है, मैं भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ, BS साइकोलॉजी मैंने की थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से 2020 में। तो क्या हुआ था कि उस वक्त ना एक ही प्रोजेक्ट जो था वो स्टूडेंट डील कर रहा होता था और उसमें एक ही स्टूडेंट जो डील कर रहा होता था प्रोजेक्ट को वही ऑथर होता था। अब क्या कि एक ही प्रोजेक्ट में अब 4 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं PSY 499A या B कोर्स में, और उसको एक ही प्रोजेक्ट को डील कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट में रिसर्च स्टडी करनी होती है, एक रिसर्च टॉपिक आपको दे दिया जाता है। अब पहले होता था हमने खुद चूज़ करना होता था, अब क्या है कि रिसर्च स्टडी टॉपिक जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आपको दे दिया जाता है। तो देन आप उस पर क्या है कि वर्किंग स्टार्ट कर देते हो रिसर्च करने के लिए। तो वो जब आपको उसमें ना फिर अब क्या है कि अब असाइन करना डाटा को कि कौन सा प्रोजेक्ट का कौन कौन सा पार्ट कौन कौन सा स्टूडेंट करेगा, तो उससे फिर ऑथरशिप में भी समटाइम जो है ना वो फ़र्क पड़ जाता है कि पहला नाम मेरा आना चाहिए, दूसरा नाम दूसरे स्टूडेंट का आना चाहिए। इस तरह से ऑथर जो होते हैं ना आपस में वो मैनिपुलेट हो जाते हैं।
उनके नाम आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ना कंसीडर करनी चाहिए। ओवरऑल आपको ना ये गूड्स ऑथरशिप में, गिफ्ट ऑथरशिप में और गेस्ट ऑथरशिप में यही कुछ बताया गया था, यही इश्यूज होते हैं ऑथरशिप्स में। तो ओवरऑल अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने बीच में बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल मुझे इसका रिव्यू या फिर फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। तो बस आपको मैंने मेन पॉइंट बता दिए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।